Hello everyone, welcome you all back here in my channel. I am Ankita Singh and today we are going to start geography of class 7th. We have completed history of class 7th already and this is the video for the geography chapter first. So dear student, you know about the subject geography and we will see what is the first chapter of geography which we have to study in this video. Yes dear student, the first chapter of geography is our environment. Our environment. Environment का मतलब क्या होता है? पर्यावरण, हमारा वातावरण. आज हम अपने एनवायरनमेंट, अपने वातावरण के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. आप लोगों ने इससे पहले भी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था. एनवायरनमेंट वैसे तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल एंड दूसरा ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. एनवायरनमेंट क्या है और किस किस तरह के एनवायरनमेंट होते हैं और एनवायरनमेंट का कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है ह्यूमन में और ह्यूमन का कैसा इफ़ेक्ट होता है एनवायरनमेंट में. हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे ये चीज़ें. ये रहा चैप्टर हमारा एनवायरनमेंट. इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जैसे कि चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं. जो भी हमारे आसपास की चीज़ें, जो हमारे सराउंडेड एरियाज़ में जो चीज़ें हमें दिखती है, जो फिज़िकली बायोलॉजिकल चीज़ें हमें दिखती हैं अपने आसपास, वही एनवायरनमेंट होता है. एनवायरनमेंट हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें, एवरीथिंग दैट इज़ सराउंडेड बाय अस विच इन्फ्लुएंस organisms and the living beings is called environment. इस पूरे वातावरण में कुछ चीज़ें होती हैं जो बायोलॉजिकल होती हैं और सोशल होती हैं और कुछ होती हैं फिज़िकल और नॉन लिविंग. अच्छा, यहाँ बायोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ? बायोलॉजिकल का मतलब होता है बायोटिक कॉम्पोनेंट्स. कौन से कॉम्पोनेंट्स? बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, मतलब जिसमें जान है, लिविंग बींग्स. द लिविंग कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड द बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स एंड द सोशल कॉम्पोनेंट्स. जो बायोलॉजिकल है, जो लिविंग है, वो तो सोशल हो ही सकता है ना, वो सोसाइटी से इंटरेक्ट कर सकता है, इसीलिए सोशल कॉम्पोनेंट्स भी उसे कहा गया है. नेक्स्ट इज फिज़िकल कॉम्पोनेंट्स और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स. फिज़िकल कॉम्पोनेंट्स मतलब वो चीज़ें जो ज़िंदा नहीं हैं, जो नॉन लिविंग है, जो अबायोटिक है. जैसे कि बायोटिक होता है ज़िंदा, अबायोटिक मतलब जिसमें जान ना हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके डियर स्टूडेंट, तो ये जो एनवायरनमेंट है ये दोनों चीज़ों से बना हुआ है, मतलब दोनों ही चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को मिलके बनाती हैं. फिज़िकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सारी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारी नॉन लिविंग कैटेगरीज जैसे कि वाटर, एयर, सनलाइट, सॉइल, रॉक्स, ये सारी चीज़ें होती है फिज़िकल एनवायरनमेंट होती है. जो हमें मतलब कि सॉइल जो है, एयर जो है, उसमें जान नहीं होती, लेकिन ये हमारे लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये जीने के लिए हमारी बहुत ज़्यादा मूलभूत आवश्यकता भी इनको कह सकते हैं. तो ये होती हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब कि ऑल लिविंग कॉम्पोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग जस्ट लाइक प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये सारे के सारे जो होते हैं ये बायोलॉजिकल या बायोटिक कॉम्पोनेंट्स या इनको लिविंग कॉम्पोनेंट्स भी कह सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं. आप सबने पढ़ा है साइंस में कि एनवायरनमेंट क्या होता है, बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स या बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, फिज़िकल कॉम्पोनेंट्स या फिज़िकल एनवायरनमेंट क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा है. बायोटिक, अबायोटिक सब एक ही बातें हैं, लिविंग, नॉन लिविंग एक ही मतलब है उनका. यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये दोनों से ही मिलके हमारा वातावरण बनता है. ये दोनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं. कैसे होते हैं? इंटरडिपेंडेंट, मतलब कि आपस में ही जुड़े हुए होते हैं. मीन्स एक दूसरे के बिना ये पॉसिबल नहीं है. जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर हमने कहा ह्यूमन बींग्स एक बायोटिक है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन ह्यूमन बींग के सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है जो कि फिज़िकल एनवायरनमेंट में आती है, जो कि अबायोटिक है. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, अबायोटिक कंपोनेंट्स, बट important for living beings, but important for human beings. Okay, air is a abiotic physical component, but it is again important for human beings. It is important for living beings. Okay dear student, तो इसी तरह से हम समझेंगे सॉइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये कौन सा है? फिज़िकल एनवायरनमेंट का पार्ट है. ये अबायोटिक है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए. इसीलिए कहा गया है कि इंटरडिपेंडेंस होते हैं. कौन कौन? बायोलॉजिकल और फिज़िकल एनवायरनमेंट, ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं. ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. मीन्स कि हम लोग बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स किस पे डिपेंड करता है? फिज़िकल एनवायरनमेंट पे. और फिज़िकल एनवायरनमेंट बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के कारण अफेक्ट हो सकता है. कैसे अफेक्ट हो सकता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सो डियर स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आया फिज़िकल एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे कि आपने डेफिनेशंस पढ़ी होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. अबायोटिक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है बायोटिक, नॉन लिविंग का मतलब होता है अबायोटिक, जो ज़िंदा नहीं रहते हैं. जो ज़िंदा रहते हैं वो लिविंग होते हैं, बायोटिक होते हैं. इन दोनों की आपने डिफरेंस बिटवीन इससे पहले भी क्लासेस में पढ़ा है. सेम वही डिफरेंस बिटवीन आपको इसमें भी करना है. ओके डियर स्टूडेंट, तो इसमें कोई भी डाउट मत रखिए. ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड करते हैं. क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है. ह्यूमन बींग्स और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी नीड्स के लिए डिपेंड करते हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट पे. और कभी कभी फ़िज़िकल एनवायरनमेंट का इतना एक्सेस यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से फ़िज़िकल एनवायरनमेंट भी अफेक्ट हो जाता है. जैसे कि सॉइल का एक्सेस यूज़ करने से सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर सकता है. वाटर रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से वो कंटामिनेट भी हो सकते हैं, वो ख़राब भी हो सकते हैं, गंदे हो सकते हैं पानी. जैसे कि आपने देखा है रिवर्स का हाल. पॉल्यूटेड वाटर्स को ड्रेन अगर कर देते हैं, ड्रेन आउट कर देते हैं या वॉश आउट कर देते हैं रिवर्स में, तो वो गंदी भी हो जाती हैं. तो यहाँ पे ये बताता है कि फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आपस में एक डिपेंड करता है. अगर बायोलॉजिकल ज़्यादा मिसयूज़ हो गया तो वो फिज़िकल एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा सकता है किसी भी तरह से. सो ये हमने देखा. इंडस्ट्रीज़, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप है हमारी कंट्री में. इन इंडस्ट्रीज से भी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, वेस्ट स्मोकी गैसेस रिलीज़ होती हैं. तो ये सब हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को, फिज़िकल एनवायरनमेंट को बहुत तरीके से ख़राब करती हैं, पॉल्यूटेड करती हैं, कंटामिनेटेड करती हैं. तो इसीलिए ये आपस में एक दूसरे पे ही डिपेंड करती हैं. अगर हम अच्छे से इनका ख्याल रखेंगे, इनको अच्छे से एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करेंगे, तो ये भी अच्छी तरह से ही रहेंगी. बैलेंस मेंटेन रहेगा फिज़िकल एनवायरनमेंट का. नहीं तो फिज़िकल एनवायरनमेंट डिसबैलेंस्ड हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा बर्बाद होता चला जाएगा. सो डियर स्टूडेंट, ये हमने बात कही फिज़िकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की. अब आगे देखते हैं, आगे हमारे इस चैप्टर में हमारे लिए और क्या है. आप लोगों ने अर्थ के 4 रिम्स के बारे में पढ़ा होगा. रिम्स ऑफ द अर्थ के कितने सारे रिम्स हैं, कितने स्टेजेस हैं, कितने स्पेयर्स हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा. पहले नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर में ये भी है. इसको पढ़ते हैं कि क्या होती है अर्थ के 4 रिम्स. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, हमारे अर्थ के जो 4 रिम्स हैं उसमें आप देख सकते हैं इसे. मैं इसको और ज़ूम करके आपको दिखाती हूँ. डियर स्टूडेंट, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अर्थ के 4 रिम्स में कौन कौन से एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये 4 रिम्स हैं अर्थ के.
4 स्टेजेस, 4 स्पेयर्स हैं अर्थ के। एक एक करके इन सारे स्पेयर्स को मैं अभी डिस्क्राइब करती हूँ। ये देखिए, ये लिथोस्फीयर है, थोड़ा सा डार्क है, लिथोस्फीयर, LITHO, ठीक है, लिथोस्फीयर, SPHERE, लिथोस्फीयर। देन एटमॉस्फेयर, ये जो ग्रीन वाला है ये बायोस्फीयर है, फिर नीचे वाला ब्लू कलर से हाइड्रोस्फीयर है। सो डियर स्टूडेंट, इसके बारे में हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। जो लिथोस्फीयर होता है वो लैंड है, जो लैंड का स्पेयर होता है, लैंड का जो स्पेयर होता है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। ऑल द सॉइल एंड द लैंड प्रेजेंस ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एक एयर का स्पेयर है, ये हवा का स्पेयर है। इसमें बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक सतह है, अर्थ पे एक एटमॉस्फेयर जो होती है एक सतह होती है जो गैसेस से बनी हुई होती है, ब्लैंकेट भी कह सकते हैं। देन बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मतलब होता है एनिमल एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स किंगडम, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जिंदा वस्तुएं, जहाँ जिंदा जो लोग, जहाँ जीवन है उसी को बायोस्फीयर कहते हैं। जहाँ लोग अपना जीवन यापन करते हैं, जहाँ जीवन है उसी को बायोस्फीयर कहते हैं। जहाँ पे प्लांट, एनिमल और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो बायोस्फीयर का स्फीयर कहलाता है। देन आया आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है वाटर स्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ऐसा स्फीयर जो कि वाटर से मिलके बना हुआ होता है। जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। इट कंटेन वाटर। अब ये चारों की चारों ही चीज़ें हमारे अर्थ में मौजूद हैं, इसीलिए ये 4 रिम्स ऑफ अर्थ कहलाती है। ओके डियर स्टूडेंट, ये सब आपने देखा और ये चारों की चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। सो डियर स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है एनवायरनमेंट का, इसमें हमने अब देखा कि एनवायरनमेंट होता क्या है, उसके बाद कितने टाइप्स के एनवायरनमेंट होते हैं और कैसे ये दोनों एनवायरनमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि अर्थ के 4 रिम्स कौन कौन से होते हैं और उसके एग्जाम्पल से भी हमने उनको समझा, जैसे कि लिथोस्फीयर लैंड का स्फीयर, एटमॉस्फेयर जहाँ पे एयर हो, बायोस्फीयर जहाँ जीवन है, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, अर्थ की सरफेस में वाटर का प्रेजेंस है ही है, इसीलिए अर्थ के जो 4 रिम्स हैं उसमें ये चारों के चारों इम्पॉर्टेंट है और ये लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके डियर स्टूडेंट, ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था। इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को वॉच करिए, देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और इस चैप्टर को अच्छे से समझिए और पढ़िए घर पे, क्योंकि मैं नेक्स्ट आपसे क्वेश्चंस भी करूँगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।